Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next chapter method of calculating national income. अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि what items are included in national income, कि नेशनल इनकम के अंदर क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होंगे. आज हम करने वाले हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, कि जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट करने वाले मेथड्स कौन कौन से हैं, किस मेथड से नेशनल इनकम हमारी कंट्री के अंदर क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती है. तो हमारी कंट्री के अंदर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन मेथड होते हैं. फर्स्ट इज वैल्यू एडेड मेथड. फर्स्ट कौन सा है, वैल्यू एडेड मेथड. सेकंड इज इनकम मेथड एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड. थर्ड कौन सा है, एक्सपेंडिचर मेथड. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, वैल्यू एडेड मेथड. कौन से मेथड के बारे में, वैल्यू एडेड मेथड के बारे में. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडेड मेथड. तो वैल्यू एडेड का मीनिंग क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड मेजर नेशनल इनकम. ये क्या करता है, नेशनल इनकम को मेजर करेगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. किसके टर्म्स में, वैल्यू एडिशंस के टर्म्स में, बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट्स. जितनी भी क्या है हमारी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस हैं, यूनिट्स हैं, उनके थ्रू जो भी वैल्यू एडिशन हुई है इन द इकोनॉमी में, कब, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान, कि एक साल के अंदर जितनी भी हमारी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस थे उन्होंने जितनी भी इनकम क्या की है, बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इनकम अर्न की है, उन सबका वैल्यू एडिशंस क्या कहलाता है, वैल्यू एडेड. दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल मेथड. इस मेथड को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड के नाम से भी जाना जाता है, प्रोडक्शंस मेथड के नाम से भी जाना जाता है. वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शंस मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड, इन नाम से इनको क्या क्या जाना जाता है. अब है कि हाउ टू कैलकुलेट दिस मेथड. इस मेथड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो वैल्यू एडेड मेथड. तो वैल्यू एडेड मेथड के अंदर वैल्यू एडेड का मींस क्या है, तो वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट. क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शंस. जो हमारा वैल्यू एडेड होता है वो क्या होता है, डिफरेंस होगा किसका, वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजप्शंस का. तो वैल्यू एडेड निकल जाएगा. तारना एक एक स्टेप्स को लेना. फर्स्ट स्टेप्स ये है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शंस. अब वन बाय वन लेते हैं. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि मैम ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मींस क्या होता है कि टोटल सेल बाय द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस. जो एंटरप्राइज ने क्या की है, टोटल सेल की है, वो क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट. देखो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शंस करता है, प्रोडक्शंस करने के बाद उस आउटपुट को मार्केट में क्या करता है, सेल करता है. तो जितनी भी उसने क्या की, सेल की, ताकि सेल की एंड प्लस चेंज इन स्टॉक. वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक. अब ये दो वर्ड यूज क्यों किए गए हैं, एक तो सेल हो गया, एक क्या हो गया, चेंज इन स्टॉक. देखो सेल, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल कब होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है, सेल. ये किस कंडीशन में होता है, व्हेन या इफ एंटायर आउटपुट विल बी सोल्ड. एंटायर आउटपुट विल बी सोल्ड. जब कंप्लीटली आउटपुट क्या हो जाए, सेल हो जाए, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा, सेल के बराबर हो जाएगा. इफ एंटायर आउटपुट विल बी सोल्ड, सेल हो चुका है, तो उसी कंडीशंस में वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर होगा, सेल के बराबर होगा. बट इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि ऑल प्रोडक्शंस या फिर एंटायर प्रोडक्शंस विल बी सोल्ड. ऐसा जरूरी नहीं है कि कंप्लीट आउटपुट एक बार में क्या हो जाए, सेल हो जाए. कई बार प्रोड्यूसर्स के पास अनसोल्ड स्टॉक भी बच जाता है. क्या बच जाता है, अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड फिनिश स्टॉक बच जाता है, कि वो सेल मार्केट में नहीं हो पाता. बहुत सारे उसके क्या हो सकते हैं, काजेस हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं. तो जब उसके पास क्या बच जाता है, कुछ स्टॉक बच जाता है, उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री स्टॉक.
क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री स्टॉक अनसोल्ड फिनिश गुड्स है। वो कैसा है? अनसोल्ड फिनिश गुड्स। तो जब ये देखो अगर सारा आउटपुट सेल हो गया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर है? सेल के बराबर है। यदि एंटायर आउटपुट सेल नहीं होता तो वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर है? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। देखो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ क्या है? एंटायर आउटपुट विल बी सोल्ड। सेल होगा तभी वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर होगी? सेल के बराबर होगी। वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके? सेल के बराबर होगी। यहाँ नॉट सोल्ड। If entire output will not sold, so it is equal to value of output is equal to sale plus change in stock. तो value of output इसके बराबर होगा change in stock के बराबर। तो सेल के बारे में तो सभी अवेयर है कि सेल क्या होती है, सभी जानते हैं। अब आता है यहाँ पर क्या? change in stock। मेन क्या आता है? change in stock। तो ये change in stock है, कैसे कैलकुलेट होगा? change वर्ड है, तो change in stock is the difference between closing stock, difference between closing stock minus opening stock। क्या होता है चेंज इन स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक। क्लियर हो गया? तो चेंज इन स्टॉक है। अब कोई मैडम ये तो जो कुछ सॉल्व नहीं होता उसका इंटरमीडिएट मान लेते हैं, बट जो इन्वेंट्री है वो फिनिश्ड है, तो वो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में एडिशन, वैल्यू एडिशन, इनके अंदर कोई भी वैल्यू ऐड होने बाकी नहीं है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में इसको ऐड कर सकते हो। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सभी को क्लियर हो गया होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। इसके बराबर होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक इफ एंटायर आउटपुट विल बी सॉल्व। इफ एंटायर आउटपुट विल बी सॉल्व, जब सेल होगा तो वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर होगा? ओनली सेल। किसके बराबर होगा? ओनली सेल के बराबर होगा। यदि ये किसके बराबर, ये सारा आउटपुट क्या नहीं होता है? सेल नहीं होता है, तो ये किसके बराबर होगा? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। यहाँ तो सभी को क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शंस। क्या है? इंटरमीडिएट कंजप्शंस। अब ये इंटरमीडिएट कंजप्शंस क्या है? तो इंटरमीडिएट कंजप्शंस का मतलब है कॉस्ट ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट। क्या है? कॉस्ट ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट। जो नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं, मतलब अदर देन फैक्टर्स इनपुट्स, अदर देन फैक्टर इनपुट्स, फैक्टर इनपुट्स को छोड़कर बाकी के जितने भी क्या है नॉन फैक्टर्स है, उन सब की कॉस्ट क्या होती है? इंटरमीडिएट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट होती है? इंटरमीडिएट कॉस्ट। यदि इस इंटरमीडिएट कॉस्ट को वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर दिया जाए तो क्या आ जाता है? हमारा वैल्यू एडेड आ जाता है। क्या आ जाता है? वैल्यू एडेड। और ये प्रोडक्शन मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से जो हमारा वैल्यू एडेड आता है, इसको हम बोलते हैं जीडीपीएमपी। इसका एग्रीगेट क्या होता है? जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। ये क्या है? देखो गुड्स एंड सर्विसेज। कौन क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर। तो सेल आपने की तो किसके ऊपर सेल कर रहे हो? मार्केट प्राइस के ऊपर तो सेल कर रहे हो। सेल कहां से कर रहे हो? किसके ऊपर कर रहे हो? मार्केट प्राइस के ऊपर। इसलिए गुड्स एंड सर्विस का जो फ्लो है वो किसके ऊपर होगा? मार्केट प्राइस के ऊपर होगा। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि वैल्यू एडेड किसके बराबर होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजप्शंस। अब है कि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है सेल, कई बार ये सेल वर्ड गिवन नहीं होता, या गिवन नहीं होता, सेल वर्ड नहीं होता, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या करो? इंटरमीडिएट कंजप्शंस को माइनस कर दो। कई बार क्या होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट भी गिवन है, सेल भी गिवन है, चेंज इन स्टॉक भी गिवन है। क्या गिवन है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल एंड चेंज इन स्टॉक गिवन है, तो उस कंडीशंस में सेल को अवॉइड करना है, चेंज इन स्टॉक को भी अवॉइड करना है। किसको लेना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। दूसरा, सेल ऐसा नहीं है कि हम केवल अपनी ही कंट्री में सेल करते हैं, हम आउटसाइड द कंट्री भी क्या करते हैं? सेल। तो वहां जब भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चंस के अंदर सेल भी गिवन हो सकता है, एक्सपोर्ट भी गिवन हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट भी किसका पार्ट है? सेल का ही पार्ट है। एक्सपोर्ट को आप क्या मानोगे? इट इज द पार्ट ऑफ सेल मानोगे। सेम ऐसे ही इंटरमीडिएट कंजप्शन, सेम क्या है? इंटरमीडिएट कंजप्शंस। तो इंटरमीडिएट कंजप्शंस के अंदर कि भाई आपने जो इनपुट परचेज किया, ऐसा तो नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपने अपनी ही कंट्री से परचेज किया है,
विद इन कंट्री आपने परचेज कर लिया, हो सकता है कि आपने आउटसाइड द कंट्री में क्या किया हो, इनपुट को परचेज, तो आपने जब बाहर से मंगाया है तो इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या हो सकता है, ये इंपोर्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराया तो किसका पार्ट है, इंटरमीडिएट कंजप्शन का ही पार्ट है। ये क्लियर हो गया। सिंपल सा है कि जितने की आपने क्या की सेल और उसको बनाने में जितने की कॉस्ट है उसको माइनस कर दो, तो डिफरेंस बच जाएगा, वो क्या होगा आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब हम इस मेथड का यूज क्यों करते हैं, क्या पर्पस होता है, कैसे यूज करते हैं, अब हमें वो देखना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या ले लिए, एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर लिए, सबसे पहले कौन है, फार्मर। फार्मर के बाद फार्मर, फ्लोर मिलर, फ्लोर मिलर से बेकर। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजप्शंस, तो ये क्या हो गया, वैल्यू एडेड। क्या हो गया, वैल्यू एडेड। देखो फार्मर ने क्या किया, ये मान लिया कि उसने 500 का फूड ग्रेन क्या किया, वीट है, वीट को क्या कर दिया, सेल कर दिया। वीट क्या किया, फार्मर ने सेल किया है, और जिसको बनाने में, जिसका प्रोडक्शन करने में फार्मर की जो कॉस्ट है वो कैसी है, जीरो कॉस्ट है। कैसी कॉस्ट है, जीरो। तो यहाँ वैल्यू एडेड कितना हो गया, 500। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शंस कितना आ गया, 500 आ गया वैल्यू एडेड। क्लियर हो गया। फ्लोर मिलर को फार्मर ने सेल कितने का किया है, 500 का सेल किया है। अब फार्मर फ्लोर मिलर ने परचेज कितने का किया, 500 का। तो फ्लोर मिलर के लिए वीट क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना हो गया उसका, 500। अब उसने क्या किया, उस वीट को फ्लोर के अंदर कन्वर्ट कर 700 में क्या कर दिया, सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया, 700 में। तो फ्लोर मिलर की वैल्यू एडिशन कितनी है, 200। कितनी है, 2, 700 माइनस 500। अब फ्लोर मिलर ने क्या किया, उस फ्लोर को किसको दे दिया, बेकर को। किसको दे दिया, बेकर को, बिस्किट या केक बनाने के लिए। तो फ्लोर बेकर ने 700 का उसको खरीदा है, वो उसकी क्या है, इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्या है वो उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब उससे क्या बनाकर, बिस्किट या केक बनाकर वो सेल कितने में कर रहा है, कंज्यूमर को 1000 में। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना आया, 300। तो कस्टमर के पास वो गुड्स कितने रुपए में गया, 1000 के। कस्टमर के पास देखो वीट कितने का था, 500, वो कन्वर्ट होकर बेकर से कस्टमर के पास कितने में चला गया, वो 1000 रुपीज में। और यहाँ जब ने वैल्यू एडिशन कैलकुलेट तो की, तो वो भी कितनी आई, 1000। और हम हमेशा क्या लेते हैं नेशनल इनकम के अंदर, क्या लेते हैं, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कितनी है, 1000 ही तो है। ये तो फाइनल का मतलब क्या, फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, विच आर रेडी टू फाइनल यूजर, जो फाइनल यूजर के लिए रेडी है। ऐसे तो फार्मर के लिए वीट का प्रोडक्शन, वीट ही क्या था, फाइनल गुड्स था। फ्लोर मिलर के लिए फ्लोर था। लेकिन सभी के गुड्स को फाइनल गुड्स नहीं मान सकते। अगर सभी के गुड्स को आप क्या मानते हो, फाइनल गुड्स मानते हो, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग। वो प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएगी। उस प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं, वैल्यू एडिशन। तो ये क्या आ गया, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू 1000। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स कितनी कॉस्ट है, 1000। और ये वेरीफाई भी हो गया कि ये हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि 1000 रुपए में किसके पास गया, कस्टमर के पास। और यहाँ हमारे जो प्राइस आए वो कितने आए हैं, वैल्यूएशन कितनी आई है, 1000 ही आई है। तो ये क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट है कैलकुलेशंस ऑफ नेट वैल्यू एडेड। कि अभी मैंने बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था,
वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या था? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ये हमें क्वेश्चंस गिवन है जिसमें कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इट मींस एनडीपीएफसी। क्या कैलकुलेट करना है? एनडीपीएफसी हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करें? हमें पता है कि वैल्यू एड मेथड से कैलकुलेट क्या होने वाला है? जीडीपीएमपी। वैल्यू एड मेथड से क्या कैलकुलेट होगा? जीडीपीएमपी। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी एग्रीगेट वो तो जीडीपीएमपी आएगी और जीडीपीएमपी से यहाँ तक तो हम एग्रीगेट तक पहुंच सकते हैं। हमने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में ये सब देख लिया। अब नेक्स्ट क्या है? तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें? सेल। सेल गिवन है कितनी? 200 प्लस चेंज इन स्टॉक वो भी गिवन है। चेंज इन स्टॉक कितना है? 10। तो सेल कितनी हो गई? 210। सेल कितनी? टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया? 210। इंटरमीडिएट कंजप्शंस गिवन है कितना? 90। तो 210 माइनस 90, 210 वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजप्शंस 90, तो कितनी वैल्यू आ गई? 11 माइनस 9 टू 120। क्या आया है ये? जीडीपीएमपी आया। क्या है? जीडीपीएमपी। बट पूछा क्या गया है? एनडीपीएफसी। क्या पूछा गया है? एनडीपीएफसी। तो आप एनडीपीएफसी को कैसे कैलकुलेट करोगे? ग्रॉस टू नेट आप गए, ग्रॉस टू नेट जाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस डेप्रिसिएशन। माइनस डेप्रिसिएशन, ये रहा डेप्रिसिएशन। ये कह रहा है परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन यूनिट। कितने की यूज किए उन्होंने? 100 की यूज की। तो 100 क्या है यहाँ पर? 100 क्या है इसका? डेप्रिसिएशन। तो माइनस 100। डी से डी नो चेंज, पी से पी नो चेंज, एमपी से एफसी जा रहे हो तो क्या करोगे? माइनस एनआईटी। और एनआईटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स एक्साइज ड्यूटी गिवन है कितनी? 6। एक्साइज ड्यूटी कितनी है? 6 हमें गिवन है और सब्सिडी गिवन नहीं है। सब्सिडी गिवन नहीं है तो क्या करेंगे? 0। तो एनआईटी कितना आ गया हमारा? 6। क्या करना है? माइनस 106 आ गया। तो 106 में से कितना आ गया? 14 करोड़ क्या आ गया हमारा? एनडीपीएफसी। देखो इस क्वेश्चंस में इंटरमीडिएट कंजप्शंस गिवन था 90 और क्या गिवन है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को क्या करना है? अवॉइड करना है। क्या करना है? अवॉइड। और सेल भी गिवन है, चेंज स्टॉक, इन दोनों को प्लस करके वैल्यू हमने निकाल दी। तो वैल्यू एडेड के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे इसकी हेल्प से कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमें नेक्स्ट देखना है प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड। जब भी आप वैल्यू एडेड मेथड को यूज करोगे तो क्या-क्या प्रिकॉशंस आपको देखनी है, सावधानियां क्या-क्या बरतनी है। सबसे पहले है The sale and purchase of second-hand goods are not included in national income। जो भी इनकम आपको मिल रही है किससे? सेल एंड परचेज की है किससे? सेकेंड हैंड गुड्स को सेल परचेज कर आप उसकी सेल और परचेज को किसमें? नेशनल इनकम के इंक्लूड नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्कूटी है, आपने उस स्कूटी को यूज किया, आप उसको क्या करो? सेल करो। आपने परचेज की थी 65,000 की, आज आप उसको सेल करो 30,000 में। तो 30,000 आपके पास मनी आई है तो आप उस 30,000 को अपनी इनकम नहीं बताओगे। क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि जिस टाइम फर्स्ट टाइम जब वो सेल या परचेज हुई थी उसी टाइम उसकी वैल्यू को रिकॉर्ड कर लिया गया। अगर आप दोबारा से आप उसको अपनी इनकम बताते हो तो आज उसके प्राइस कितने हो जाएंगे? 65 में तो जिस बंदे की इनकम बनी थी वो हो गया 30, आपने सी कर तो वो तो कितनी हो गई? 95 की स्कूटी हो गई। तो इसलिए सेकंड हैंड गुड्स की जो भी इनकम मिलती है सेल या परचेज करने से उसको कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट है कमीशन अर्न फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। जो भी हमारे ब्रोकर्स होते हैं, दलाल होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं, जो कमीशन एजेंट होते हैं
जिनका मेन काम ही क्या है कि गुड्स को, सेकेंड हैंड गुड्स को सेल या परचेज कराने का, तो उनको उनकी सर्विस के बदले क्या दिया जाता है, रेमुनरेशन दिया जाता है, सैलरी दी जाती है। तो उस सैलरी को, उस इनकम को नेशनल इनकम का पार्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रोकर्स ने यहाँ अपनी सर्विस दी है, सर्विस के बदले क्या रिसीव किया उसने, इनकम, तो वो इनकम किसका पार्ट होगी, नेशनल इनकम का पार्ट होगी। बट सेकेंड हैंड गुड्स से सेल या परचेज से जो इनकम अर्न हुई है वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। थर्ड है ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, मतलब कि अपने लिए जो भी गुड्स क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसके लिए अपने लिए जो भी गुड्स क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, उस सबकी वैल्यू को नेशनल इनकम के अंदर क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट है इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजप्शन, जो सेल्फ कंजप्शन पर्पस से प्रोडक्शन किया है, जैसे कि फार्मर है, फार्मर ने क्या किया, व्हीट का प्रोडक्शन किया, तो व्हीट का प्रोडक्शन तो कुछ तो उसने मार्केट पर्पस से किया, जो सरप्लस प्रोडक्शन है, कुछ उसने अपने लिए सेल्फ कंजप्शन से किया है। तो सेल्फ कंजप्शन से किया गया प्रोडक्शन भी किसके अंदर आएगा, जीडीपी के अंदर आएगा। इट मींस वो भी वैल्यू एडेड का पार्ट होगा। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता, ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ही क्या की जाती है, कंसीडर की जाती है। ये इंटरमीडिएट गुड्स है, कॉस्ट है, इसको हमेशा क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। नेक्स्ट है इंप्यूटेड रेंट ऑन द ओनर, जो इंप्यूटेड रेंट, देखो हर घर का क्या होता है, रेंट होता है, ऐसे चाहे हम उस जो हाउस है, हाउस की क्या होती है, इंप्यूटेड वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर रह रहे हो, इसकी मार्केट में वैल्यू जाके पता चलती है कि हम जिस घर में रह रहे हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू, रेंटेड वैल्यू कितनी है, 10,000 पर मंथ। तो 10,000 पर मंथ नेशनल इनकम के अंदर क्या होगी, इंक्लूड होगी, चाहे आप उस घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड अपने लिए यूज करो या फिर आप टेनेंट को दे रहे हो, किसी किराएदार को दे रहे हो, उसकी हर वैल्यू को किसके अंदर लिया जाएगा, वैल्यू एडेड मेथड के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। फिर है सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट कंसीडर्ड, सेल्फ कंजप्शन पर्पस से दी गई सर्विसेज को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल अ टीचर टीच हिज हर सन, या डॉक्टर ट्रीट हिज हर सन, या फिर सर्विसेज बाय द हाउसवाइफ, सर्विसेज बाय द हाउसवाइफ, एक हाउसवाइफ के द्वारा जो सर्विस दी जाती है, या फिर एक टीचर अपने बच्चे को खुद से स्टडी कराता है, डॉक्टर अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करता है, तो इस टाइप की जो सर्विसेज हैं उनको नेशनल इनकम का पार्ट नहीं माना जाता, ध्यान रखना। तो फिर प्रिकॉशंस है, सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू कभी नहीं आती, बट उनको जो सेल और परचेज कराने का काम करते हैं, जो बीच के ब्रोकर्स हैं, उनका जो कमीशन होता है उसको नेशनल इनकम का पार्ट माना जाता है। अपने ऑन पर्पस से हमने प्रोडक्शन किया है, उस वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा, सेल्फ कंजप्शन से किया उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाती। इंप्यूटेड रेंट है ऑनर के घर का, वो कैलकुलेट किया जाएगा चाहे वो घर कैसा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर नहीं है, और सर्विस है सेल्फ कंजप्शन की, उसको कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये था हमारा वैल्यू एडेड मेथड। क्लियर हो गया?